हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट में। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करेगा, दैट इज़ इन डिमांड। सो यहाँ पास से ना आपका थोड़ा टफ वाला पोर्शन भी स्टार्ट होता है कि डिमांड, उसका ग्राफ, उसकी डिफरेंट चीज़ें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो डिमांड को भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत ही ईजिली समझेंगे। सो सबसे पहले ना डिमांड होता क्या है कि किसी भी चीज़ की ना डिमांड होने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके MCQ में आ सकता है, डिज़ायर टू पे, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। मतलब मैं चाहती हूँ, पैसे देना चाहती हूँ, दे भी सकती हूँ, और किसी चीज़ को लेने की मेरे अंदर चाहत भी कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये तो आता अपना डिमांड में, ऐसा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो अपना OT के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी आ सकता है आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? represent a functional relationship between the price and the quantity demanded in form of the table। मतलब प्राइस और डिमांड कैसे एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं, अगर उसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो अपना डिमांड शेड्यूल होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब प्राइस किसी चीज़ की मान लेते हैं 1 रुपीज़ थी, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 6 थी। दैट मीन्स प्राइस, अब यहाँ पास आप प्राइस को बढ़ा दो, 2 कर दो, दैट मीन्स जस्ट डबल कर दिया मैंने ना, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी कम हो गई, 5 हो गई। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ की ना प्राइस बढ़ती है तो जो डिमांड होती है ना उस चीज़ की वो घट जाती है। ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज़। तो इसी चीज़ को अगर मैं एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो उसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब यहाँ पास से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है जो हर एक चीज़ को, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करता है। तो डिमांड कर्व क्या होता है? अब अगर ये जो मैंने टेबल बनाई थी इसी का अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं, ठीक, तो मैंने ऐसे इधर साइड क्या लिया, प्राइस लिया, और यहाँ क्या लिया मैंने, क्वांटिटी डिमांडेड लिया। एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखिएगा ये चीज़, तभी आपसे ग्राफ बनेगा। और वाई एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं। अब आप समझिए ये ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है। अब इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। डिमांड कर्व यूजली स्लोप डाउनवर्ड एज प्राइस। अब ये चीज़ भी क्यों, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा ऑब्वियस सा है कि अगर जैसे जैसे आप मान लो कि प्राइस जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक, अब प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर को जा रही है ना, तो डिमांड आपका क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। डिमांड धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही, क्वान्टिटी डिमांडेड, ठीक। क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ है जब प्राइस इतनी थी, अब प्राइस इतनी चली गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ है, यहाँ पास आ गया। तो दैट मीन्स प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड जो हो रही है वो कम होती जा रही है। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, यूजली स्लोप्स डाउनवर्ड। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। अब इसी के बेसिस पे आगे हम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ से आता है लॉ ऑफ डिमांड और उसके कुछ एक्सेप्शंस। अब एक चीज़ तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो प्राइस है और जो डिमांड है वो कैसा चल रहा है, अपना उल्टा चल रहा है। तो दैट मीन्स अगर डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो वो तब बढ़ी होगी अगर प्राइस उसकी घटी होगी। दैट मीन्स आप बिस्किट अगर एक कोई ले रहे हो तो अगर और चीज़ों को किनारे रखो तो हम जनरली प्रेफर क्यों करते, क्योंकि वो मे बी सस्ती हो, या फिर और हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम एक सस्ती चीज़ को ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दैट मीन्स अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई है तो उसकी जो डिमांड होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये कैसा है, इन्वर्स टाइप का रिलेशनशिप है। अब ऐसा क्यों है कि जो मैंने कहा ना कि आपका जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा क्यों आ रहा है, ये तो आपके इन्वर्स रिले, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन का ऐसा ग्राफ बनता है, नॉर्मल सी चीज़ है। सो अब हमें समझना है ना कि ये वाला जो है ना ये ऐसा ग्राफ बना क्यों, तो इसके भी ना 2 रीज़न होते हैं। ये अब आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पास से। अगर आपके ना डिमांड का कर्व आता है तो आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड। सो अब इसका जो ग्राफ हमने बोला तो वो डाउनवर्ड क्यों आ रहा है। अब 2 चीज़ें यहाँ पास आती है, एक इनकम इफेक्ट होता है और एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। अब जैसे मान लो कि किसी चीज़ की ना प्राइस कम हो गई है। अब जैसे मैं अगर 20,000 महीने में मेरी सैलरी है, ठीक, अब मैं कोई चीज़ ये कि रेगुलर बेसिस पे ले रही हूँ। पहले वो कितनी थी, 1,000 की मिल रही थी, लेकिन अब वो क्या है, 500 की ही मिल रही है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं फील आएगा ना कि अब मेरे पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। इस 20,000 को जहाँ मैं 1,000 खर्च कर रही थी उस चीज़ को लेने के लिए अब मैं 500 ही खर्च कर रही हूँ। तो
तो मेरे मन में आएगा ना कि हाँ यार मेरे पास थोड़ी ज़्यादा सैलरी बच रही है, फिर मेरे पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट को लेने के पास मेरे पास ऐसा फील आ रहा है कि यार नहीं इनकम थोड़ी अपनी ज़्यादा बच रही है, तो ये वाली एक फीलिंग जो होती है ना, जिसके कारण क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की प्राइस कम होने के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। पीपल प्रेफर टू सब्सटीट्यूट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट विद द चीपर वन एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज डिमांड फॉर दिस। अब क्या होता है कि कई बार ना, आप एग्जाम्पल के लिए लो कि अगर टी जो है ना उसकी प्राइस बढ़ रही है, और तो फिर क्या करते हैं लोग ना, उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं कि हाँ ठीक है अब चाय महंगी हो गई तो कॉफ़ी ले लेते। तो लोगों की हैबिट क्या होती है कि लोग ना ऑप्शंस ढूंढते हैं कि मे बी ये एक्सपेंसिव हो गया तो इसकी जगह में क्या और ले सकता हूँ। तो एग्जांपल यही है कि अगर चाय महंगी हो गई ना, तो लोग उसका एक अल्टरनेटिव क्या ढूंढ लेते हैं कि कॉफ़ी, ठीक है कॉफ़ी सस्ती पड़ रही तो हम कॉफ़ी ले लें। तो ये क्या आता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आता है। अब यहाँ पास आता है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल कंडीशंस पे क्या हो रहा है कि प्राइस अगर बढ़ रही ना किसी चीज़ की, तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो रही है, ये नॉर्मल अपना चल रहा है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ना, आपने जैसे देखा भी होगा कि अचानक से जैसा ना कुछ पेट्रोल वाला जैसे केस हुआ कि पेट्रोल अचानक से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने लगी, तो लोगों ने एकदम से भीड़ लगा ली पेट्रोल पंप पे और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका भी जैसे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ थी कि हाँ वो ऐसा ख़त्म ना हो जाए, वो चीज़ ऐसा ना हो कि हमें पेट्रोल मिले ही ना। तो इसने क्या किया कि प्राइस भले बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन फिर भी डिमांड उस चीज़ की बढ़ गई। इसको हम क्या कहते हैं, गिफेन पैराडॉक्स कहते हैं, किसको, रॉबर्ट गिफेन ने दिया था। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ओटी के लिए भी, और लिखने में भी आ सकता है, और आपके वाइवा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ एक और क्या होती है कि प्रेस्टीजियस गुड। अब कोई चीज़ की ना प्राइस बहुत बड़ी, सोना बहुत महंगा हो गया ना, तो अब हम लेंगे, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये प्रेस्टीज से जुड़ गया है कि नहीं मैं अगर सोना लूँगा तो ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, हमारे कह सकते हो आप शो ऑफ करने के लिए लोग अब लेने लगे। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा डिमांड है ना वो बढ़ जाती, भले प्राइस बढ़ी हुई। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पास से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पास से कन्फ्यूज़न होता है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। एक्सटेंशन से आप समझ, एक्सटेंड मतलब डिमांड का बढ़ जाना। अब उस एक्सेप्शन वाले केस को अगर आप छोड़ दो, तो डिमांड कब बढ़ रही है, जब अपनी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तब अपनी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड क्या कर रहा है, डिमांड कब एक्सटेंड करी, जब प्राइस कम हुई होगी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। क्यों, कैसे क्या होगा, नीचे मूव करता जाएगा। दैट मीन्स क्यों, क्योंकि प्राइस तो धीरे धीरे कम हुई ना, तब तो उसकी डिमांड बढ़ रही ना। तो जो अपना ग्राफ होगा उसमें मूवमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो टर्म याद रखना कि जो एक्सटेंशन है वो किसके बेसिस पे टर्म दिया गया, डिमांड के लिए दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट होना किसके लिए टर्म है, डिमांड के लिए ही ये टर्म दिया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करा, क्या कॉन्ट्रैक्ट करे, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करी। दैट मीन्स डिमांड कम हो रही। कब कम होगी, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ग्राफ कैसा जाएगा, प्राइस बढ़ रही है तो ग्राफ किधर जाएगा, ग्राफ ऊपर साइड पे जाएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। जैसा ग्राफ बना था ना, बस इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। ठीक, शिफ्ट नहीं हुआ, ना राइट शिफ्ट हुआ है ना लेफ्ट शिफ्ट हुआ, उसके लिए मैं आपको आगे बताती हूँ। अब नेक्स्ट चीज होती है शिफ्ट इन द डिमांड। अब शिफ्ट कब होगा, अब आप ये सोचो कि अगर मान लो कुछ अदर केसेस है, मतलब प्राइस तो ठीक है, प्राइस वही सेम ही है, बट मे बी हो सकता है कि उसकी कुछ आप कह सकते हो टेस्ट चेंज हो गया, क्वालिटी ही चेंज हो गई है। तो उस केस में क्या होती है, डिमांड अपनी कम हो जाती है। तो प्राइस तो सेम ही है पर उसमें क्या हो, उसकी डिमांड कम हो गई है। तो अब उस केस में क्या होगा, अपना राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट की कंडीशन आती। मतलब अगर अपनी डिमांड उस चीज़ को लेके बढ़ गई है और प्राइस सेम है, दोनों केस में क्या है, प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, कुछ और चीज़ें या तो उसके सब्सटीट्यूट मिल गए हैं या फिर और कुछ, या फिर हो भी सकता है कि टेस्ट ज़्यादा बेटर हो गया हो, तो डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की। तो राइट शिफ्ट करना है, मतलब मुझे इधर साइड पे शिफ्ट करना है। तो अब आप ये ग्राफ में देखो कि डिमांड किधर थी, इधर, तो मुझे डिमांड को क्या करना होगा, आगे लेके जाना होगा। तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो ग्राफ किधर, इधर को शिफ्ट होगा। दैट मीन्स ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अब दूसरे केस में मुझे डिमांड को कम करना है, तो
दैट मीन्स डिमांड अगर कम हो रही है तो ये पीछे साइड पे जाएगा ना, डिमांड कम हो रही है तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा, ग्राफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, तो एक मैं शॉर्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगी। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर एंड द मार्केट। ये सिंपल सी चीज़ है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर हम डिमांड के बारे में स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पे देखेंगे तो वो अपनी कंज्यूमर डिमांड हो जाएगी, और पूरे ओवरऑल मार्केट की डिमांड को देखेंगे तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल याद ही रखनी होंगी। अब नेक्स्ट है अपना टाइप ऑफ डिमांड, बट मैं सोच रही हूँ टाइप ऑफ डिमांड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। बट आप याद रखिए जितने भी यहाँ ग्राफ है ना, ये और सारे ग्राफ अगर आपके एग्ज़ाम में आता है ना डिमांड से रिलेटेड कुछ, और आपने ये बना दिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा वो टीचर के लिए, और साथ में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हो ना, वहाँ मैक्सिमम जितने भी आप ग्राफ बना सकते हो आपके चीज़ों को क्लियर करने के लिए, वो उतना ही बेटर होगा। और एज सच आपको ज़रूरी नहीं कि जो भी यहाँ दिख रहा है तो आप पूरी चीज़ें कॉपी करो, बट हाँ आप अपने शब्दों में लिख लोगे और ग्राफ बना लोगे तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि लिखने में जो चीज़ें हमें याद होती है ना, वो सुनने में उतनी अच्छी नहीं याद होती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं टाइप ऑफ डिमांड में। आगे के सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको सारे देखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।